नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केशव शर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अपना पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं की आज की क्लास में हम बात करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब आज के कक्षा की कॉम्पिटेंसी लर्निंग है अपनी अभाज्य गुणनखंड तथा संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम। अब अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, देखो नाम से पता चल रहा है ऐसी संख्याएं जो भाज्य नहीं हो। तो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है इसकी परिभाषा क्या होती है, इस प्रकार की संख्याएं, या फिर और अच्छे से बताएं तो इस प्रकार की प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। अब उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, तो देखो उदाहरण के लिए मैं कहता हूं 2 लेते हैं। अब 2 में 2 का भाग जाता है, हाँ सर, और 2 में 1 का भी भाग जाता है, पर 2 में 2 यानी खुद और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 3 में 3 का भाग जाता है सर, 1 का जाता है, और 2 का, तो 2 का कहोगे सर 1.5 बार तो जाता ही है ना। पर बेटा यहाँ पे भाग जाने का मतलब है पूरा पूरा भाग जाना, दशमलव में नहीं जाना है ना। तो पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता सर। तो यानी इसमें 3 यानी खुद का और 1 2 का ही भाग जाता है। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो यानी 2 अभाज्य हो गई, 3 अभाज्य हो गई। बात करते हैं 4 की। अब देखो 4 में 4 का भाग जाता है, 4 में 2 का भी भाग जाता है, और 4 में 1 का भी भाग जाता है। तो देखो 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, और जब खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यानी 4 अभाज्य संख्या नहीं है। हम बात करें 5 की। 5 में 5 का जाता है, 5 में 1 का जाता है। क्या और किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है सर। तो इसका मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। हम बात करते हैं यहाँ पे 6 की। तो 6 में हम देखते हैं भाई 6 का खुद का जाता है सर। अब क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है सर, 3 दूनी 6 है। तो यानी 3 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा और 1 का भी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 6 और 1 के अलावा 2 और 3 का भी इसमें भाग जा रहा है। भाई खुद और 1 के अलावा किसी और का भाग जाएगा तो अभाज्य संख्या होगी क्या, नहीं होगी सर। बात समझ में आई। तो 6 नहीं है। इसके बाद 7 की बात करेंगे तो 7 में 7 का और 1 का, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाई इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, पिछली कक्षा में हमने बात की थी, इस प्रकार की संख्याएं जिन 1 से शुरू होती हो, ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 से 30 के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं लिखिए। देखो 2 अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 14, 19, 23, 29। अब जो 14 है वो नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 14 में अगर हम बात करते हैं तो भाई 14 का खुद का जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा 7 का जाता है, इसके अलावा 2 का जाता है। तो देखो 14 और 1 के अलावा 2 और 7 का भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्याओं में बहुत से इंटरेस्टिंग बातें हैं, उन पे भी बात करते हैं। जैसे कि अगर तुम सबसे पहले यहां पे देखोगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो यानी सबसे पहली बात तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, हम देखें तो यहां पे अभाज्य संख्याओं में 1 नहीं दिख रहा है, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या तो है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 0 अभाज्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन संख्याओं को और ध्यान से देखें और ये सोचे तो हम देखेंगे कि जो 2 है ना, 2, अब ये जो 2 है इसके बाद 3 आया, 5 आया, 7, 11, 13, 17 आया, लेकिन 2 के बाद कोई भी दूसरी सम संख्या नहीं आई। यानी 2 केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
बड़ी कमाल की बात है ना। यानी 2 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाई ये बातें थोड़ी ध्यान रखने की अच्छी बातें हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना इसको। 2 के अलावा शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं हैं। 2 के अलावा सारी के सारी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है। और अगर इसमें ध्यान से देखें तो देखो 3 के बाद विषम संख्या आती है 5 और 5 के बाद विषम संख्या आती है 7 और 7 के बाद 9। तो यानी 3, 5, 7 ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यानी पूरी अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 3, 5 और 7 ये 3 इस प्रकार की संख्याएं जो क्या है? क्रमागत है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक और बढ़िया सा फैक्ट क्या हो गया कि 3, 5, 7 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं और 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है वो अपनी अभाज्य संख्या हो गई। पर अगर किसी में भाग जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे सर? उन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं। यानी इस प्रकार की संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भी भाग चला जाए। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया देखते हैं तो जैसे 4 है। 4 में देखो 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है और 1 का। तो 1 और खुद के अलावा 2 का भाग जा रहा है तो ये एक भाज्य संख्या है। उदाहरण में देखते हैं तो 6 है। 6 देखो 6 में 3 का जाता है और 2 का जाता है तो खुद के अलावा 3 और 2 का जाता है तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। समझ में आ गई अच्छे से बात कि भाई क्या कहेंगे हम परिभाषा में कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 में भाई 4 का जाता है, 2 का जाता है, 16, 20 आदि इस प्रकार की अनंत संख्याएं हैं। अब यहाँ पे भी काम की बात क्या ध्यान रखनी है? नोट करके ये ध्यान रखना है कि एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी एक अभाज्य भी नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक? तो हमने अभाज्य संख्या की बात करी, भाज्य संख्या की बात करी। अब यहां पे एक और प्रकार की संख्या आती है जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब सर सह अभाज्य संख्या क्या है? देखो इस प्रकार की कोई भी 2 संख्याएं ले लेते हैं। मैंने कहा मैंने लिया 7 और मैंने लिया 10। ठीक है। तो 7 को मैं लिख दूं 1 गुणा 7 और 10 को लिख दूं 5 गुणा 2। अब मुझे बताओ इनका मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो इनमें क्या कोई संख्या उभयनिष्ठ है? तो हम कहेंगे सर ऐसे तो कुछ नहीं है उभयनिष्ठ। अगर इसको 1 से गुणा करवा दें, 1 से गुणा करवाते हैं किसी संख्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसको 1 से गुणा करवा दूं तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ हो गया? 1, यानी दोनों का HCF 1 है। तो इस प्रकार की 2 संख्याएं जिनका HCF मसप है या उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, 1 खुद होना चाहिए, तब वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से। देखो मैं कहता हूं यहां पे मैंने 15 लिया और मैं ले लेता हूं 32। तो देखो 15 को क्या लिखूंगा? 15 गुना 1 लिख दूं और 32 को क्या लिखूंगा? तो 32 को लिखेंगे सर 16 गुना 2 32 हो जाता है, फिर गुणा 1। अब यहाँ पे देखो 1 ही आ रहा है ना। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 गुना 4 लिख सकता हूँ, फिर गुना 2 लिख सकता हूँ, गुणा 1। और 15 को 5 गुणा 3 गुणा 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये 2 की घात 2 हो जाएगा और ये भी 2 की घात 2 है, गुणा में 2 है, गुणा में 1। अब देखो अगर इसको और इसको देखें तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 ही तो है। इसका मतलब 15 और 32 क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या है। तो भाई इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और वो गुण हो, एक खुद हो। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे 7 और 8 है तो 7 और 8 में हम देखते हैं सिर्फ 1 ही आएगा। 12 और 13 में, 5 और 13 में। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और अच्छे से सोचा जाए ना तो हम क्या कहेंगे कि हम बात करते हैं 1 और 2 की। ठीक है। हम बात करते हैं 2 और 3 की, 3 और 4 की, 4 और 5 की। तो अगर सारी क्रमागत संख्याएं आ रही है, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी जो क्रमागत संख्याएं होती है वो सह अभाज्य होती है। जितनी भी क्रमागत संख्याएं होगी वो सारी सह अभाज्य होगी। ठीक है सर, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम और अच्छे से सोचे तो हम देखते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यानी 2 अभाज्य संख्याओं में कभी भी कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ तो हो नहीं सकता। सिर्फ एक ही गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ होगा। वो कौन होगा?
1 होगा। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने 13 ले ली और मैंने 29 ले ली। अब इन दोनों में बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा अपना। तो भाई 13 को हम लिख देंगे भाई 13 गुणा 1 और 29 को लिख देंगे 29 गुणा 1। तो इनमें 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो भाई दो बातें ध्यान रखने की, दो क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है, और दूसरी दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्याएं होती है। क्या ध्यान रखनी है, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य होगी और क्रमागत जो संख्या होगी वो भी सदैव सहअभाज्य होगी। तो जब हमने अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। तो भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी बात करते हैं। और अपने पास इसके लिए एक उदाहरण है 54, 54। इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड, इसमें नाम देखो अभाज्य आ रहा है ना, तो इसका मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याएं का ही यूज लेना है। यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, अब इसको करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 54 और फिर इस तरह बनाएंगे। अब देखो 54 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग जाता है, तो पीछे कितना है, 4। तो एक बात ध्यान रखना, जिसमें 0 जब पीछे किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी संख्या पीछे आ जाए, सबसे लास्ट वाली हो या इक्का कहते हैं, इक्का ही हो, तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यानी 54 में 2 का भाग चला जाएगा। तो 54 में 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दो 54 में। एक तो तरीका है भाई, अगर डायरेक्ट देना नहीं आता है तो इस तरह आराम से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का भाग दो 5 में, तो 2 दूनी 4, माइनस हुआ 5 में से 4 गया तो 1 बचा 14, और यहाँ पर आ जाएगा 27। तो ये आ गया 14 और 0, तो कितनी बार गया भाई, 27 बार किया। अब जितनी बार भाग जाता है ना, उसको इसके जस्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 27 में 2 का जाएगा क्या, नहीं। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या है 3, क्या 3 के पहाड़े में 27 आता है, हाँ सर आता है। कितनी बार में, 9 बार में। तो यानी यहां हम लिखेंगे 3, और 3 का भाग 27 में कितनी बार में गया बेटा, 9 बार में गया, तो यहां लिख देंगे 9। ठीक है, अब 9 किसके पहाड़े में आता है, सर 3 के पहाड़े में, हाँ। तो यहां लिख देंगे 3, और 3 के भाग 3 9 में 3 बार, फिर 3 में 3 का जाएगा तो 1 बार, और जब यहाँ 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। और अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो 54 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या फिर इसको और अच्छे से लिखे तो 2 गुणा 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 की घात 3। तो इसलिए 54 को लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 3, जो कि इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। बात अच्छे समझ में आई। एक उदाहरण और लेते हैं 112। अब 112 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो ऐसे बनाना होगा, यहाँ लिखेंगे 112, पीछे कितना आ रहा है 2, तो किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देते हैं यहाँ पे। अब 2 का भाग या तो डायरेक्ट दे लो या फिर इस तरह भाग विधि से दे दो, है ना। तो देखो 11 में कितनी बार जाएगा, तो सर 11 में जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10 होता है, फिर 1 बचेगा 12, और 2 का इसमें 6 बार, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा भाई 56 आ जाएगा सर। अब पीछे कितना आया, सर पीछे 6 आया, और मैंने क्या बताया था 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी संख्या इक्कीस स्थान पर आए तो 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 2 का भाग दे देते हैं, तो भाई डायरेक्ट दे देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट देंगे तो 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 बार गया, 5 में 4 आया। अब 5 माइनस 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 1 जाएगा 6 के पास, तो हो जाएगा 16, और 16 में जाएगा 8 बार। अब पीछे वापस 8 आया, अब किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा सर, तो दे दो, 2 का भाग देंगे तो यहाँ 14 बार जाएगा, 14 28 होता है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वापस किसका जा रहा है, 2 का, तो दे दो यहाँ पे 7 बार, और 7 का 7 में 1 बार। तो इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 112 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, और फिर गुणा 7। अच्छा, इसको अगर और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 कितनी बार गुणा में, 4 बार है सर, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 7।
तो भाई ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर हम एक बात अच्छे से ध्यान देके सोचें कि ये जो 54 था ना, इसको हमने दो अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख दिया। ये जो अपने पास 112 है, इसको भी हमने क्या किया, दो अभाज्य संख्याओं, देखो 7 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है, इनके गुणा में लिख दिया। अच्छा, अगर मैं और कोई संख्या लेता हूं, यहाँ पे मैं कोई छोटी संख्या की जैसे मैं बात करूं, जैसे 6, तो क्या 6 को हम 2 गुणा 3 लिख देते हैं? हाँ। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है? हाँ सर। ओके, मैं बात करता हूं जैसे 20 की, तो 20 को मैं लिख दूं 5 गुणा 4। हाँ सर। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को लिख सकते हैं सर 2 की घात 2। तो इसका मतलब 5 और 2 भी अभाज्य संख्या है। हाँ सर, 5 और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो यानी हमने 20 को भी क्या किया, दो अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख दिया। यानी कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं क्या? लेते हैं। मैंने कहा जैसे कि मैं यहाँ पे 500 लेता हूँ, तो 500 को मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणा 100 लिख दूं पहले तो। ठीक है, अब 5 एक अभाज्य संख्या हो गई? हाँ हो गई सर। ठीक है, फिर 5 गुणा 100 को मैं क्या लिख दूं, 100 को लिख दे सर 10 गुणा 10। ठीक है, क्या ये अभाज्य संख्या हो गई 10 और 10? नहीं, 10 तो अभाज्य नहीं है, 10 भाज्य है। तो इसको और अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं, तो इसको लिख दूं मैं 5 गुणा 2, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, 5 गुणा 2। तो अब देखो 5 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार है। तो यानी इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 5 की घात 3 गुणा 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2। यहाँ पे आ गया 500। तो 500 है वो 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, यानी 5 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये ही बात अपने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो हमने अभी पीछे सीखी है कि हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। यानी अद्वितीय का मतलब है ये यूनिक होगा, ये एक ही होगा, इसको और किसी तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणा में नहीं लिख सकते। यानी अगर ये 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 है, इनका गुणा 500 है, तो बस यही होगा, इसके अलावा और किसी तरह इसको गुणा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो भाई यही अपनी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये काम कहां आती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मुख्य रूप से उपयोग संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने में किया जाता है। किस प्रकार, वो आगे हम बात करेंगे, सवालों में अच्छे से समझेंगे। अब एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या कह रहा है, वापस से सुनते हैं अच्छे से। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम क्या होता है, यानी लघुत्तम समापवर्तीय क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इस बातों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्या करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा भाई उदाहरण है, और उदाहरण के लिए मैं दो संख्याएं ले लेता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक संख्या है 8 और एक संख्या है 20। ठीक है, 8 और 20 दो संख्याएं हैं। 8 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है भाई इसको मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दूंगा ना। हाँ सर, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो आराम से लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 की घात 3, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। और 20 का कैसे होगा, तो 20 को देखो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या फिर तुम चाहो तो आराम से इस तरह कर सकते हो कि भाई 2 का भाग देंगे तो 20 में 10 बार जाएगा। अब 10 में किसका देंगे, फिर 2 का चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का 5 में 1 बार। तो यहां से इसका हो जाएगा 2 गुणा 5। तो यानी 2 गुणा 2, इसको 2 की घात 2 लिख दो, गुणा 5। इस प्रकार अच्छे से समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ। अब यहां से हमें एचसीएफ बताना हो, सवाल कहते हैं एचसीएफ 8 और 20 का। अब उस बात को पढ़ते हैं वापस से। एचसीएफ कहता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब देखो यहां पे अगर हम देखें 2 की घात 3 है और यहां पे 2 की घात 2 है, तो सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, तो
तो हम देखते हैं दो है जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि दोनों में दो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है भाई दोनों में जो आती है, कॉमन है दोनों में। अब उनमें सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात 2 की घात 3 है या 2 की घात 2 है? 2 की घात 2 है। तो इसका मतलब जो HCF होगा वो डायरेक्ट यहां से लिख देंगे भाई 2 की घात 2। बात समझ में आ गई? और 2 की घात 2 यानी 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम 8 और 20 का, तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल देखो, पहले दो दोनों में है ना, तो इनमें दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो 2 की घात 3 है सर। हाँ, तो यहां से ले लेंगे 2 की घात 3 गुणा, अब एक 5 और है ना, तो 5 को भी लेना है। इसमें संख्या कोई नहीं छोड़नी है, उसमें हमें सिर्फ कौन सी लेनी थी? उभयनिष्ठ। और इसमें क्या लेनी है? अगर घात के अंदर है दोनों में कोई उभयनिष्ठ, तब तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो लेंगे, और बाकी की जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी संख्याएं आ जाएगी। तो यहां पे देखते हैं 2 की घात 3 कितना? 8 और गुणा 5 और 8 पंजे 40। तो ये हो गया इसका एलसीएम। आगे बात समझ में? इस तरह से हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं। इसको समझते हैं एक और उदाहरण के साथ, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो उदाहरण के लिए मैं कहता हूं यहाँ पे अपने पास दो संख्या है, जैसे एक 25 है और एक 65 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो 25 का तो यहाँ से डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं भाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, और 65 के हम कैसे कह देंगे? तो अगर पहाड़े आते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से 13 5 65 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 गुणा 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं HCF की, कि भाई इनका HCF क्या होगा? 25 और 65 का। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ये HCF किस किस का HCF? 25 और 65 का। तो 25 और 65 के HCF की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई पहले तो वो जो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ दोनों में 5 है और उसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 5 की घात 2 है और यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो छोटी घात हुई 5 की घात 1। तो यहाँ लिख देंगे 5 की घात 1 यानी सिर्फ 5। और एलसीएम की अगर हम बात करते हैं 25 और 65 की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 25 और 65 का, तो 65 और 25 का, यानी पहले वो जो उभयनिष्ठ है उसकी अधिकतम घात, उभयनिष्ठ 5 है और इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 2 और एक और कौन है अपने पास? 13, तो ये गुणा 13, तो HCF और LCM हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब अगर एक चीज और ध्यान से देखें, जैसे इस सवाल में हम देखते हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पे मैं 8 और 20 को गुणा कराता हूँ। ठीक है, मैंने कहा 8 को गुणा करवाया 20 से, देखो कितना आता है? 0 का 0 और 8 दूनी 16, 160। और अगर मैं इसको HCF और LCM को गुणा करवाता हूँ, ठीक है, मैंने कहा HCF ऑफ 8 गुणा 20 गुणा करवाता हूँ LCM ऑफ 8 गुणा 20, तो वे कितना आएगा? अच्छा, HCF कितना है? HCF है इसका 4, LCM कितना है? 40, गुना करो 4 चौक 16 और 0 160। और देखो दोनों बराबर आए हैं, यहाँ पे भी 160 और यहाँ पे भी 160। यानी सर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो संख्याएं हमें दे रखी है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा, जैसे 8 और 20 है ना, तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणा बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई यही बात ध्यान रखनी है नोट में कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, किसके लिए? A और B के लिए इनके HCF A, B का गुणा LCM किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा भाई, इस बात का ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए जैसे देखो 10 व 15 है, तो हम इसकी बात करते हैं 10 और 15 की। ठीक है, 10, 15। तो देखो 10 को कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहली बात तो 10 को हम लिखेंगे 5 गुणा 2, हाँ, और 15 को कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 3। ठीक है, इसका HCF निकालते हैं, तो HCF 10, 15 का कितना हो जाएगा? तो भाई HCF का मतलब जो उभयनिष्ठ है उसकी कौन सी न्यूनतम घात, तो देखो उभयनिष्ठ कौन है? 5 है, और 5 की दोनों में घात 1 और 1 ही है, तो यानी खुद 5 ही आ जाएगा। और हम बात करते हैं LCM की, तो LCM 10, 15 का क्या हो जाएगा कि भाई अधिकतम घात, तो अधिकतम तो देखते हैं सबकी एक एक ही है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ 5 है, तो 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिया
30, तो ये हो गया भाई 30। अब देखो, अगर मैं 10 और 15 को गुणा कराता हूं, यानी दोनों संख्याओं का गुणा, 10 गुणा 15 कितना हो जाएगा 150। और यहां पे मैं गुणा कराता हूं इनके HCF और LCM को, यानी 30 गुणा 5, ये भी कितना है 5 तिया 15 और पीछे 0 150। तो यहाँ पे देखो ये भी 150 और ये भी 150। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो उदाहरण यही है, 10 और 15 का HCF 5 है, मसप है, 10 और 15 का LCM यानी लसप है 30 है। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 150 आएगा, और संख्याओं का गुणा 10 और 15 का गुणा भी 150 है, और जब क्या कह देंगे यहाँ पे दोनों बराबर है। अब भाई इसके ऊपर एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, बढ़िया सा सवाल, चीजें एकदम बढ़िया क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का LCM 300 है, अब इसने कहा कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनका LCM कितना है 300, तो हमें पता है क्या कौन सी है? नहीं है, तो हम मान लेंगे। हमने कहा माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं A व B है, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब यहां पे कह रहा है इन दोनों का LCM, तो हम लिखेंगे LCM A, B का कितना है भाई 300 है, ठीक है। और HCF पूछा है कि भाई HCF क्या होगा, तो हमने कहा भाई HCF A, B का तो हमें नहीं पता, निकालना है, और उन संख्याओं का गुणा दे दिया 3000 है, दोनों संख्याओं का गुणा, यानी A गुणा B अपने पास है 3000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला, सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि दो संख्याओं के LCM और LCF का गुणा, यानी LCM ऑफ A, B गुणा HCF ऑफ A, B किसके बराबर है भाई? A गुणा B के बराबर होगा। अब यहाँ पे LCM हमें दे रखा है ना, कितना है भाई LCM 300, तो लिख देंगे, हम लिखेंगे ये तो हमें 300 दे रखा है, HCF हमें निकालना है इनका, और गुणा दे रखा है 3000, गुणा है इनका 3000। अब देखो यहां से देखते हैं गुणा का है तो उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है, तो यहां से हम कह देंगे HCF A और B का कितना हो जाएगा अपने पास 3000 बटा 300। तो यहां से 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, 3 का 30 में 10 बार हो गया, तो यहां से हम बात करेंगे तो जो HCF है ना A, B का, वो आ जाएगा अपना 10, और ये लो अपना आंसर आ गया। आगे बात अच्छे से समझ में? तो हमने दो संख्याओं का HCF निकाल दिया, जो हमें संख्या पता नहीं है उनका भी, कैसे? फॉर्मूला की हेल्प से। ये तो है कि दो संख्या है A, B, तो उनके HCF और LCM का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर 3 संख्याएं हो तो तब क्या होगा? तो किन्हीं 3 धनात्मक पूर्णांक PQR के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना कि तीनों का HCF गुणा तीनों का LCM, क्या ध्यान रखना है? तीनों का HCF लिया, तीनों का LCM लिया, इन दोनों का गुणा तीनों के संख्याओं के गुणा के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तब ये दो फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तब LCM PQR कितना हो जाएगा कि भाई P गुणा Q गुणा R, फिर HCF किसका? PQR का, फिर नीचे HCF PQ का, HCF QR का, और HCF P, R का। और अगर HCF पूछे PQR का तो PQR का गुणा LCM PQR का, फिर LCM PQ का, LCM QR का, और LCM PR का, है ना। देखो आराम से है, बहुत इजी सा। देखो LCM है PQR का, क्या करेंगे भाई? सबसे पहले LCM के लिए तीनों का गुणा, P गुणा Q गुणा R, गुणा कर दिया। यहाँ पे LCM पूछा है तो बाकी सारा काम HCF पे होगा। हम कह दिया P गुणा Q गुणा R, फिर कह देंगे HCF PQR का, फिर हम कह देंगे भाई तीनों का HCF ले लिया, अब डिवाइड देना है। किसका डिवाइड देंगे सर? HCF PQ का, HCF QR का, ठीक है, दो दो के जोड़े PQ QR और फिर PR, फिर HCF PR का, इस तरह। आगे बात समझ में अच्छे से? इसी तरह अगर हमें पूछ लिया जाए HCF ऑफ P, Q, R,
तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो भाई जब HCF पूछा है तो पूरा काम किस में होगा? LCM में होगा सर। हाँ, तो यहां पे हम कह देंगे इसका HCF कैसे निकालेंगे कि P गुणा Q गुणा R, फिर LCM ले लेंगे यहां पे ले लेंगे LCM किसका? PQR का बटा LCM PQ का, LCM QR का, और हो जाएगा LCM PR का। आ गई अच्छे से बात समझ में कि किस तरह हमें इन दोनों को याद करना है? याद करना बड़ा ही इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। 4 की घात n की कोई संख्या है, यानी 4 की घात n का मतलब है कि n की जगह 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए, यानी n की 4 की घात कोई ऐसी घात है क्या जिसके लिए अंक शून्य पर समाप्त होता हो। समाप्त मतलब जैसे 10 की स्क्वायर करते हैं तो वो 100 आता है, तो यहां पे देखो ये 0 पे समाप्त हो रहा है ना। इसी तरह क्या ऐसी कोई n की वैल्यू है जो अगर हम 4 की घात पे रखें तो लास्ट में उसका जो आंसर आए, जो रिजल्ट आए, वो किस पे समाप्त हो? 0 पे। तो यहां पे देखो मैं एक आपको बात बता दूं कि कोई भी संख्या जब 0 पे समाप्त होती है ना, ध्यान रखना इस बात को कि कोई भी संख्या जब 0 पे समाप्त होती है तो इसका मतलब है कि उसमें पक्का ही पक्का 2 और 5 दोनों है। अब चाहे कोई भी संख्या ले लो, अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है तो उसमें 2 और 5 तो पक्का ही आएंगे। जैसे मैं बात करूं अगर 20 की, 20 0 पे समाप्त हो रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं? 5 गुणा 4, और 4 का मतलब क्या हो गया? 5 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो 5 और 2 आए ना। अगर मैं बात करूं 30 भी अगर लोगे तो देखो 30 को लिखते हैं 15 गुणा 2, 30 हो गया, और 15 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 3 गुणा 2। तो यहां पे देखो 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर वो 0 पे समाप्त होती है तो इसका मतलब क्या है? उसमें 5 और 2 दोनों होना चाहिए। अब सोचो ये अगर 5 और 2 दोनों है तो इसका मतलब इसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए और 2 का भी भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो अब अगर हम 4 की घात n पे बात करें ना तो हम क्या कह देंगे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और उसकी घात है अपने पास n। 4 को लिखा 2 की घात 2 और उसकी घात है n। अब घात की घात गुणा होती है तो 2 की घात 2 n। अब अगर इसमें देखें तो सिर्फ 2 का भाग जा सकता है, क्या 5 का भाग जाएगा? इसमें नहीं जाएगा। यानी कभी भी 4 की घात n में 5 तो आएगा ही नहीं, और जब तक 5 नहीं आएगा तब तक ये 0 पे समाप्त होगा क्या? कभी नहीं होगा सर। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई 2 की घात 2 है ना, इसमें सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं, इस वजह से ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। इसको हमने बहुत अच्छे से लिखा है अपने NCERT में कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। क्यों विभाज्य होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, है ना। उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आनी ही चाहिए, और यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने देखा 4 की घात n किसके बराबर है? 2 की घात 2n के बराबर है, और इस कारण से 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है। 2 और 5 दोनों होनी चाहिए थी पर नहीं है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी 2 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती हो। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है कि अभाज्य गुणनखंड 5 उसमें नहीं है। आ गई बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अपना उदाहरण नंबर 2 कहता है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये तो बड़ा ही आसान है। तो 6 का क्या लिखेंगे? 3 गुना 2 लिख देंगे, ये तो हो गया 3 दूनी 6। और 20 का कैसे लिखेंगे? तो 20 का हम लिखेंगे भाई 5 गुना 4 होता है 20, और 4 को क्या लिख देंगे? 4 को लिख देंगे सर 5 गुना 2 गुणा 2। अब बात करते हैं HCF यानी मसफ की। HCF किसका? 6 और 20 का। देखो भाई तुम्हें लिखने का ध्यान रखना है। लिखना कैसे? HCF 6,20 का। तो यहां पे हम देखते हैं 6,20 का HCF। तो HCF क्या होता है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड और उसकी न्यूनतम घात।
तो देखते हैं दोनों में, देखो 2 है ना, हाँ 2 है, और न्यूनतम घात वैसे ही 2 कितनी बार है, एक ही बार है, तो ये आ गया 2। तो HCF तो हो गया भाई 2। अगर हम बात करें LCM की 6,20 का, तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM देखो क्या बताया था, अगर मैं इसको लिखता हूँ 5 गुणा 2 की घात 2, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया था कि सर जो उभयनिष्ठ है उसकी तो अधिकतम घात आएगी, अधिकतम घात 2 की कितनी है भाई, 2 है, तो लिख दो 2 की घात 2 गुणा, अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 आएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 भी आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। देखो 2 की घात 2 कितना हो गया, 4 गुणा 5 गुणा 3। अब 5 चौक 20 और 20 दिया 60, तो ये हो गया अपना 60। तो भाई इस तरह अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आगे समझ में कि HCF और LCM निकालना था, हमने निकाल लिया। अगले उदाहरण पे चलते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो उदाहरण तीसरा कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छिन्नों और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका, छिन्नों और 404 का। तो यहाँ पे बात करते हैं छिन्नों की। पीछे छिन्नों किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त होता है, और जो 6 पे समाप्त होती है संख्या उसमें 2 का भाग जाता है। हाँ, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग पहले 9 में, तो 9 से छोटी संख्या 8 है, कितनी बार में गया, 4 बार में। अब 1 बच गया, 1 आ जाएगा 6 के पास, कितना हो जाएगा 16, और 16 में 8 बार, वेरी गुड। अब पीछे समाप्त हो रहे 8 पे, तो वापस किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, दे दो 2 का भाग। तो यहाँ पे 2 का जैसे ही भाग देते हैं क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब 24 वापस 4 पे खत्म हो रहा है, तो 2 का जाएगा 12, फिर 2 का चला जाएगा भाई कितनी बार, 6 बार। हाँ, फिर 2 का देंगे तो 2 का 6 में कितनी बार जाएगा, 2 का 6 में 3 बार, और 3 का 3 में 1 बार। तो अपने पास छिन्नू को हम क्या लिख देंगे, 96 को 1 2 3 4 5, तो 2 की घात तो अपने पास हो गया 5, और यहाँ पे गुणने में आ गया गुणा में 3। तो ये तो हो गया छिन्नू का 2 की घात 5 गुणा 3। अब अपने पास है एक 404, तो हम बात करते हैं 404 की। अब पीछे ये समाप्त किस पे हो रहा है, 4 पे समाप्त हो रहा है, तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग 4 में 2 बार 0, और 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 2 का भाग 2 में 1 बार 0, फिर 1 बार। अब 101, तो 101 एक अभाज्य संख्या है, यानी सर इसमें 101 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो यानी हम यहाँ लिख देंगे 101 एक बार। तो 404 को हम लिखेंगे 2 कितनी बार है भाई, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 101। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छिन्नू को 2 की घात 5 गुणा 3, ये तो 96 हो गया, और 404 को 2 की घात 2 गुणा 101, तो 404 को लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 101। अब हमें क्या करना है, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बात करते हैं HCF की। HCF हो जाएगा 96,404 का कितना हो जाएगा, तो 96,404 का क्या होगा, तो जो उभयनिष्ठ है उनमें न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 2 न्यूनतम है ना, तो ये हो जाएगी 2 की घात 2 यानी 4। ठीक है, अब हमें निकालना LCM। तो LCM का एक तो तरीका क्या है, LCM का एक तरीका तो ये है कि 96,404 है अपने पास। अब यहाँ पे क्या करो, अधिकतम घात है 2 की घात 5 गुना कितना है भाई, 3 गुना 101, इन सभी को करवा लो गुणा। तो 2 की घात 5 यानी कितना हो गया, 32, 32 गुना हो जाएगा अपना 3 गुना 101, और 32 गुना 3 का मतलब 96, 96 गुना 101 करेंगे तो आएगा 96, और ये अपना हो गया इसका LCM। आ गई अच्छे से बात समझ में। तो भाई उदाहरण 3 अच्छे से समझ में आया है, तो अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण हमें कुछ नया सिखाएगा। उदाहरण नंबर 4 कहता है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले 6 की। तो 6 में हम कहते हैं किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। तो ये हो गया 3 का 3 में 1 बार। तो 6 को तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 गुना 3। अब कौन है, अब है अपने पास 72। तो हम देखते हैं 72 का 2 का भाग देंगे तो 7 में कितनी बार जाएगा, 7 में जाएगा 3 बार। हाँ, फिर 1 बचेगा, 2 के पास जाएगा तो 12, और 12 में 6 बार 36। अब 36 में सीधी सी बात है 2 का जाएगा,
18 2 36 होता है। हाँ, अब 18 में 2 का जाएगा तो दे दो वापस 9 बार। अब 9 में 3 का जाएगा सर, तो 3 का दे दो, 3 3 9 और 3 का 3 में 1 बार, तो यहाँ से 72 का आ गया अपने पास। अब 72 को कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार है भाई, 3 है 2 बार, तो 3 की घात 2। और अपने पास कौन है, और है अपने पास 120, तो 120 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां से देखेंगे तो 2 का इसमें 60 बार, फिर 2 का जाएगा तो 30 बार, फिर 30 में किसका जाएगा, 2 का, तो कितनी बार जाएगा भाई, 15 बार, फिर 15 में 3 का चला जाएगा सर 5 बार, और 5 का 5 में 1 बार। ठीक है, तो यहाँ से 120 को हम कैसे लिख देंगे कि भाई 2 कितनी बार है, 2 तो है सर 3 बार, तो 2 है अपने पास 3 बार गुना 3 है 1 बार, और फिर है 5। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इन्हीं को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई 6 तो हो गया 2 गुना 3, अपना 72 क्या हो गया, 72 हो गया 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। फिर 120 का क्या हो जाएगा, तो 120 का हो जाएगा सर अपने पास 2 की घात 3 गुना 5, तो अपने पास हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5। अब यहाँ पे क्या निकालना है, इनका HCF, तो हम निकालेंगे HCF। अब देखो HCF निकालना कितना इजी हो गया इनका। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं तो इनके अंदर उभयनिष्ठ कौन सा है, एक तो देखो 2 है और एक 3 है। ठीक है, 3 आ रहा है सब में, ये 3 ठीक है आ रहा है सर। अब देखेंगे 2 की न्यूनतम घात, सबसे पहले 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है और 2 की घात 1, तो न्यूनतम घात हो गई 2 की घात 1, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 1 गुणा। अब यहाँ पे देखो 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 की न्यूनतम घात भी देखते तो यहाँ 1 है 2 है 1 है, तो यानी 1 है सर, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 3 दूनी 6, तो ये तो इनका हो गया HCF। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो हम बात करते हैं LCM की। LCM किसका, 6 72 और 120 का। अब इसके लिए क्या करेंगे, अधिकतम घात, अधिकतम घात देखो यहाँ पे अधिकतम देखते हैं तो भाई 2 की अधिकतम घात है 3 गुणा 3 की अधिकतम घात है 2, और अब बचा कौन है, अब बचा है 5, तो ले लो 5 को, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, और ये हो गया 5, 8 2 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पे 8 को 5 से गुना किया तो 40 गुना 9, तो 9 चौके 36 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया भाई, 360 आ गया इनका LCM। तो भाई आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, तो आज की क्लास की लर्निंग आउटकम से अपनी कि भाज्य संख्या सीखी क्या होती है, कि भाई जिनमें स्वयं और एक के अलावा औरों का भी भाग जाए। अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। सह अभाज्य संख्या है इस प्रकार की 2 संख्याएं जिनमें क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ खुद एक हो। अभाज्य गुणनखंड सीखे, HCF और LCM सीखी, और हमने समझी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जब हमने इतनी चीजें सीख ली है, पढ़ ली है, तो और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इनके ऊपर 1-2 सवाल कर लेते हैं, ताकि भाई सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए अपनी। सवाल कहता है संख्याओं 20 व 30 का HCF क्या होगा, तो 20 और 30 का HCF भाई इजीली कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने सीखा है 20 को लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 2 है ना, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, और 30 को लिखेंगे तो 15 गुना 2 और 15 को लिख देंगे तो 5 गुना 3 गुना 2। अब देखो HCF निकालो इनका, तो जब बात करेंगे HCF किसकी, 20 और 30 की, तो 20 और 30 के HCF की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, तो HCF में भाई कॉमन कौन है, 2, तो 2 कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, या फिर इसको हम लिखते हैं 5 गुना 2 की घात 2, तो न्यूनतम घात है 1 है ना, 2 की 1 घात न्यूनतम है, और दोनों में कौन कॉमन है भाई, 5 कॉमन है, तो 1 5 और आ जाएगा, तो 5 गुना 2 यानी 10, कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। आई बात समझ में। अगला सवाल देखते हैं, यदि 2 संख्याओं का गुणा 750 है तथा उनका HCF 5 है तो संख्याओं का LCM होगा। तो भाई ये तो 1 सेकंड का सवाल है, हम क्या लिखेंगे, LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणा, संख्या मान ली A और B है, इनका गुणा। अब इसने कहा है उनका HCF 5 है, HCF 5 है, LCM तो ज्ञात करना है, और इनका गुणा हमें दे रखा है 750,
तो भाई 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग देंगे तो 750 में कितनी बार जाएगा, तो 15 5 75 होता है और 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम कितना होगा, 150। तो भाई 150 है क्या, ये रहा सर 150 आंसर है। आ गई बात समझ में आपको सभी अच्छे से। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।